हेलो एंड वेलकम टू अननोन एंड साइंस। तो बच्चों, आज देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर कौन से चैप्टर के, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाम के चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर देख लिया है बच्चों। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपसे कहना चाहता है, ये कहना नहीं पूछना चाहता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी होने का क्या रोल है, क्यों, क्या क्या जरूरी क्या है इसकी कॉपी होने की। तो बच्चों, क्या रोल है, बताओ बताओ बताओ, बता सकते हो। अरे डीएनए कॉपी नहीं होगा बच्चों, यदि डीएनए कॉपी नहीं होगा तो डीएनए की वजह से क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है ना। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने का मतलब समझते हो, पेरेंट्स से और बच्चों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होगी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा, बच्चों की हाइट क्या होगी, उनकी आँख का कलर क्या होगा, और उनकी हेयर का कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है, जेनेटिक मटेरियल बता रहा है। जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, डीएनए में। तो डीएनए का कॉपी होने का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ में आ गया। डीएनए कॉपी होने के लिए रिप्रोडक्शन में क्या रोल है इसका, डीएनए समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सेल में प्रेजेंट हो रहा है, डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और ये किस में हेल्प करता है, उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि जब डीएनए कॉपी होगा तभी जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में ट्रांसफर होंगे, और यही तो चाहते हैं, यही तो चाहती हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक पूरी स्पीसीज़ के लिए। ऐसा क्यों है बच्चों, ऐसा क्यों है। देखो, मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, हर साल टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। जैसे तुमने देखा भी होगा कि इस बार जो गर्मियाँ हैं वो पिछली बार की गर्मियों से ज़्यादा मतलब टेम्परेचर था इन गर्मियों में, अगली बार इससे भी ज़्यादा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। एक टाइम पे आगे क्या होगा वो तो अपन कह नहीं सकते, बट कुछ बुरा ही होने वाला है यदि इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्या होता है कि जैसे कि अब कहीं पे बैक्टीरिया, किसी पानी में बैक्टीरिया रह रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है, तो यदि बैक्टीरिया की जनरेशन में वेरिएशन आ गया, मतलब एक स्पीसीज से दूसरी, ये पेरेंट्स थे, फिर इनकी ऑफ स्प्रिंग, फिर इनकी ऑफ स्प्रिंग, इनकी ऑफ स्प्रिंग, ऐसे करके आती जा रही है। और हर ऑफ स्प्रिंग में क्या है, टेम्परेचर पे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव होने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पर सर्वाइव होने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा होता है तो ये क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बच जाएगी ना, पूरी की पूरी स्पीसीज़ बच जाएगी। यदि ये ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाते तो पूरी की पूरी बैक्टीरिया की स्पीसीज़ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट क्योंकि अब ये ऐसे बैक्टीरिया बन चुके हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, तो अब इनकी आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो भी ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाएंगे, मतलब ये पूरी की पूरी स्पीसीज़ बच जाएगी। बट इंडिविजुअल के लिए उतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल तो इस बैक्टीरिया में से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे आ गए जिनमें चेंजेस आ गए, तो वो ही आगे जाके ऑफ स्प्रिंग में पूरी तरह से चेंजेस ला देंगे। ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर्स फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो ये हो गया बाइनरी फिजन और ये हो गया मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन बच्चों, सबसे पहले ये बताओ, बाइनरी फिजन में क्या होगा, एक पेरेंट दो डॉटर सेल बनाता है, दो डॉटर सेल बनाता है, बना ली ठीक है। जबकि मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट होता है वो बहुत सारी डॉटर सेल बना लेता है, बहुत सारी डॉटर सेल बना लेता है, नंबर 1। नंबर 2, इनके एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इनके एग्जांपल दे पाओगे ना बाइनरी फिजन के, अमीवा हो गया, अमीवा, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम भी ऐसे करता है ना। तो जितने भी यूनिसेलुलर मतलब मैंने एग्जांपल बताए थे बाइनरी फिजन के, उसके दे सकते हो। और इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो कि क्या कॉज करता है, मलेरिया, मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या होता है कि जो बाइनरी फिजन होता है इसमें सिस्ट जैसा कुछ नहीं होता, मतलब जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर लेयर, जैसे मैंने प्लाज्मोडियम में जो फ्यूजन बताया था मल्टीपल फ्यूजन, उसमें क्या हो रहा था कि ये पहले पेरेंट सेल थी, धीरे धीरे बहुत सारी डॉटर सेल बन रही थी ना अंदर। तो ये बहुत सारी डॉटर सेल किसके अंदर प्रोटेक्टेड थी, इस आउटर कवरिंग के अंदर, इसको बोला जाता था सिस्ट। ये बहुत हार्ड कवरिंग होती है और एक टाइम पे आगे ये बस्ट हो जाती है और इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट्स में टूट जाते हैं, ऐसे करके ये इंडिविजुअल बनेंगे बहुत सारे। ये समझना है सिस्ट, ये यहाँ पे सिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, नो, यहाँ पे कोई सिस्ट वगैरह नहीं होती, ठीक है। फिर थर्ड, जो इनके बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है कि इनका एक एग्जांपल दे दो, इनके एग्जांपल दे दो कि कौन कौन से, अमीबिया पैरामीशियम तो हो गया बाइनरी फिजन के, और मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम हो जाएगा किसका, मल्टीपल फिजन का। ये सब एग्जांपल हो गए, तो इनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट प्रोड्यूसेस थ्रू पोर्स, स्पोर्स। तो स्पोर्स के थ्रू यदि रिप्रोडक्शन होता है तो इसका क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले तो बताओ, इसका जो एग्जांपल देखा था वो क्या था, राइजोपस, इसको क्या भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड पे जो ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ टाइम के बाद ग्रीन कलर की हो जाती है ब्रेड, ग्रीन कलर जमा हो जाता है। तो ग्रीन कलर जमा होने की वजह से, ग्रीन कलर जमा होने की वजह से जो राइजोपस है बच्चों, राइजोपस ही होता है वो ग्रीन कलर। और उसमें दो पार्ट मैंने बताए थे, एक होते हैं वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन से थे, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स। स्पोरेंजिया क्या है, जिसके अंदर ये स्पोर्स रहते हैं, वो स्पोरेंजिया। और ये जो पार्ट थे जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, इनको बोला जा रहा था हाइफी,
तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स। अब इनके थ्रू रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? नंबर एक, मैंने बहुत सारे एडवांटेज वहाँ पे बताए थे ना जब ये पढ़ाया था। नंबर एक तो क्या है, स्पोर्स होते हैं बहुत ही लाइट वेट, तो ये एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर दो, स्पोर्स जो बनते हैं लार्ज अमाउंट में बनते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, तो इनके वापस रिप्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्स लार्ज अमाउंट में बन रहे हैं तो कुछ स्पोर्स मतलब नहीं भी कन्वर्ट हो पाए पूरे अरेजोपस में, तो कुछ स्पोर्स तो हो जाएंगे, तो ये भी बात सही है। तो एयर के और एयर के थ्रू ट्रेवल हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट बनते हैं। और क्या हो सकता है इनके बीच में, और क्या होगा? और अरेजोपस से मतलब इससे एडवांटेज नंबर 3 होगा कि जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर सेव रहते हैं, और स्पोरेंजिया काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है, मतलब इनको क्या रखती है, वो सेव रखती है, तो इनमें सेफ्टी भी रहती है। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये यहाँ से निकल के बाहर आएंगे, तब तक ये इसमें सेव रहेंगे, तो मतलब स्पोरेंजिया इनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। तो ये 3 बेनिफिट आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या होता है पहले तो ये होता है, रीजनरेशन मतलब वापस, री मतलब मैंने बताया था ना, री मतलब क्या होता है अगेन, और जनरेशन मतलब जनरेट होना, किसी चीज़ का वापस जनरेट होना। जैसे कि छिपकली की यदि पूंछ कट जाती है लिजर्ड की, तो वो वापस आ जाती है एक टाइम के बाद, क्योंकि उसमें रीजनरेशन का प्रोसेस हो जाता है। ऐसे स्टार फिश का कोई पार्ट कट भी गया तो वो वापस ग्रो हो जाता है, स्टार फिश का कोई पार्ट कट गया तो वो वापस भी ग्रो हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, रीजनरेशन में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि स्टार फिश और लिजर्ड में तो ये चीज़ें हो गई, बट क्या होता है कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पूरे के पूरे ग्रो हो जाते हैं। ये जैसे कि ऑर्गेनिज्म है और ये 2-3 पार्ट में आपने तोड़ दिया, तो इसका हर एक पार्ट पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा, हर एक पार्ट पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो रीजनरेशन के समझ में आ गया क्या हो जाता है? अब देखो, क्योंकि रीजनरेशन यदि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होने लगा तो क्या हुआ कि देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि मान लो कैट है या फिर डॉग, यदि डॉग की आप पूंछ काट लो, पूंछ से आप चाहो कि पूरा का पूरा डॉग बन जाए, वो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डॉग में हर काम करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिले हुए हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हुए हैं? ग्रुप ऑफ सेल से। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हर काम को करने के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है। तो ये पूंछ से ये सारा सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता, मतलब कॉम्प्लेक्स जितना ऑर्गेनिज्म होता रहेगा उसमें पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी कि वो इस तरह से मतलब रीजनरेशन के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते। क्यों? इसका रीजन मैंने बताया क्या होता है, क्योंकि इनमें जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम था, मैंने इनके बारे में सारी चीज़ बताई थी ना, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो वो सिस्टम अलग अलग बने हुए हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनके एक पार्ट से ये सारे सिस्टम बनाए जा सकें, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट? सम टाइप ऑफ प्लांट, कुछ प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों फेवरेबल होता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि कई तो ऐसे प्लांट्स होते हैं, कई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें सीड्स होती नहीं है, जैसे कि ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, इनमें सीड्स नहीं होते, तो इनमें रिप्रोडक्शन का एक ही तरीका है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छा, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? जनरली फ्लावर नहीं, फायर में, तो फ्लावर इन्वॉल्व होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। तो अब फ्लावर के अलावा जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, यानी कि कोई ब्रांच हो गई किसी प्लांट की, तो इन सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, इन सारी चीज़ों से ये हो जाता है कि उनसे यदि प्लांट नया ग्रो कराना चाहते हैं, स्टेम से, रूट से, इनसे यदि प्लांट ग्रो कराना चाहते हैं तो इसको बोला जाएगा क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और दूसरा इनका फिर एडवांटेज क्या होगा? एक एडवांटेज तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कि जिनके पास सीड्स है ही नहीं, तो उनमें तो मात्र एक ही तरीका बचा, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करना। नेक्स्ट क्या होता है, जो वेजिटेटिव प्रोसेस होती है रैपिड होती है, चीप होती है और ईजी होती है। इसमें गुड क्वालिटी, गुड वेराइटी बनाई जा सकती है। और इनमें क्या होता है कि ऑर्नामेंटेशन भी किया जाता है। ऑर्नामेंट क्या होता है कि जिस टाइप की अपन क्वालिटी चाहते हैं जिस प्लांट में, उस टाइप की क्वालिटी बनाई जा सकती है। जैसे कि यदि अपन चाहते हैं कि अपन मैंगो कहीं पे देख के आए और अपन देख के नहीं चख के आए और अपने लगा कि ये मैंगो बहुत अच्छे हैं, या फिर देख के आए कि ऑरेंज है और किसी दूसरी जगह पे ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपको लगे, तो आप क्या करोगे, आप अपने पास एक स्टेम रखोगे ऑलरेडी जो आपके पास ऑरेंज का पेड़ है उसकी, और उसमें रूट ग्रो करा लोगे। फिर दूसरी ऑरेंज की स्टेम लेके आओगे जो कि आप टेस्ट करके आए थे, जिसके ऑरेंज की ये बहुत ही टेस्टी ऑरेंज है, इसके वहाँ से स्टेम लेके आओगे और इसके साथ इसको ऐसे जोड़ दोगे और जोड़ के इनको ज्वाइंट करके रख दोगे, तो ये पूरा एक प्लांट बन जाएगा। और ये प्लांट वैसा ही होगा जैसा कि आप क्वालिटी चाहते थे, मतलब आप वो वाले ऑरेंज की क्वालिटी चाहते थे ना, उस ऑरेंज की क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगी। इसका एडवांटेज क्या हुआ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ग्रोथ की हुई स्टेम है, तो अब इसकी ओवरऑल ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। यदि इसके बीज ला के यहाँ पे लगाते, सीड्स ला के लगाते तो बहुत टाइम लगता, बट आपने ऐसा कर दिया तो ग्रोथ हो जाएगी फास्ट और आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा। समझ में आया? इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पहले तो ये मुझे आप बताना कॉमेंट में। ग्राफ्टिंग बोलते हैं बच्चों, ग्राफ्टिंग याद रखें, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग।
मैंने 3 प्रोसेस बताई थी ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। एक तो नेचुरल तो अलग हो गई, आर्टिफिशियल की 3 प्रोसेस बताई थी। नेचुरल तो नेचुरल तरीके से जो ग्रोथ होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, वो तो नेचुरल। एक दूसरी टाइप की बताई थी आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में मैंने 3 प्रोसेस बताई थी, कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग मैंने अभी बताई आपको, तो ये समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट, वाई इज डीएनए कॉपिंग एन असेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डीएनए की कॉपिंग एक असेंशियल पार्ट क्यों है रिप्रोडक्शन का? क्योंकि बच्चों यदि डीएनए कॉपिंग नहीं होगा, डीएनए कॉपिंग नहीं हुई वहाँ पे, तो पेरेंट्स से जो बच्चों में जेनेटिक्स करेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर हो पाएंगे? तो क्योंकि जेनेटिक करेक्टर्स का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है बच्चों? वो होता है डीएनए के थ्रू। तो डीएनए की कॉपी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए की जो कॉपी बनेगी तो बाद में ये डीएनए एक इधर कॉपी आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, और बाकी सारे सेल पार्ट्स भी इसमें रहेंगे, बाकी सारे सेल पार्ट्स भी इसमें रहेंगे, जैसे इसमें भी और इसमें भी। तो दोनों में सेल पार्ट्स रहेंगे, और जिसकी वजह से नई ऑफस्प्रिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो आपसे ये पूछा गया है बेसिकली कि पॉलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। पॉलिनेशन किसे बोलते हैं? ऐसे ऐसे करके एक टेबल बनाना, एक तरफ लिखना पॉलिनेशन, एक तरफ लिखना फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि पोलन ग्रेन का मेल पार्ट से और फीमेल के पार्ट की ओर जाना, यानी कि दूसरे वर्ड में बोला तो मेल पार्ट क्या हुआ एंथर से और कार्पल तक, एंथर से कार्पल तक जो पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट है उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में यदि फ्यूज होते हैं उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। नंबर 1 चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ हुई कि ये जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत सारे एजेंट के थ्रू किया जा सकता है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, बर्ड्स हो गई, एयर वाटर बर्ड्स, इन सब के थ्रू ये पॉलिनेशन हो सकता है। जबकि ये कैसे होता है, ये तो नेचुरल तरीके से जब वो आपस में मिलेंगे तो, या फिर हो सकता है ये आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब उनको ज़बरदस्ती मिलाया जाएगा लैब में। जैसे कि आपने आजकल सुना होगा लैब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, मेल गैमीट लेते हैं, फीमेल गैमीट लेते हैं, और उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे भी फ्यूज हो सके, तो वो फ्यूज हो जाते हैं लैब में, फिर वापस उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, यूट्रस में, ताकि वो वहाँ पे बेबी ग्रो हो सके। समझा है? जबकि नेचुरल में क्या होता है कि अपने आप, जैसे कि यदि वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो सीमन गया अंदर वजाना के थ्रू, वो पहुँचा वो फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे हो गया उनका फ्यूजन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है नेचुरल। और इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, मैंने बताई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या यूज है? तो देखो, सबसे पहले जो सीमन जिसको बोलते हैं, इनिशियली में इसको स्पम बोलेंगे, तो स्पम बना टेस्टिस के थ्रू निकला, ये वास डिफरेंस से ऐसे करके जा रहा है। तो रास्ते में इसको 2 दोस्त मिलते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा वहाँ बताया। तो पहला जो फ्रेंड मिलता है सेमिनल वेसिकल, वो क्या करता है, इस स्पम में क्या सीक्रेट कर देता है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या करता है, इस स्पम को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि वो एनर्जी क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको चलना पड़ेगा, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है फ्रक्टोज। फिर आगे चलता है तो इसको मिलती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मिलती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये काम करता है कि इसके अंदर एल्कलाइन मीडियम भेज देता है। एल्कलाइन मीडियम क्यों भेजा, क्योंकि वजाइना के अंदर का जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में यदि स्पर्म चला गया तो वो मर जाएगा। मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हमें तेरी कसम हम मर जाएंगे, तो ये मर जाएगा। इसीलिए इसको एल्कलाइन मीडियम दे के भेजता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, ताकि वजाइना में जाके वो उस मीडियम को न्यूट्रलाइज कर सके, एसिडिक को बेस से न्यूट्रलाइज कर देगा और वो जिंदा रह सकता है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है ना, तो ये बात हो जाएगी उसके अंदर। समझ आ गया? इस तरह से चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट, ये तो ये इसका क्वेश्चन नहीं है, इसके नहीं, ये भी नहीं। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज लगभग इतनी होती है और गर्ल्स में, और बॉयज़ में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 12 to 30 मान लो, थोड़ी सी ज़्यादा। तो क्या बताओ कि क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 तो वॉइस हो जाएगी उनकी श्रिल, पतली वॉइस हो जाएगी। नंबर 2 आर्मपिट एंड जो जेनेटिकल एरिया है, जेनेटिक एरिया, वहाँ पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 ये होगा कि थोड़ी थोड़ी हाइट वगैरह में इंक्रीमेंट तो देखने को मिलता है। और हिप एंड थाई, यहाँ पे मसल, मतलब यहाँ पे फैट जमा होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर फैट मतलब इनका साइज़ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं गर्ल्स में। और क्या मिलेगा चेंजेस देखने को, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे चेंज देखने को मिलते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो मदर्स बॉडी के अंदर एम्ब्रियो कैसे नरिशमेंट मिलता है एम्ब्रियो को, तो देखो सबसे पहले ये यूट्रस, जैसे मैं बना दूँ ये यूट्रस है, तो इसकी वॉल पे होता है ये प्लेसेंटा, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, प्लेसेंटा के अंदर, और इससे जुड़ी हुई होती है एम्बिलिकल कॉर्ड इससे जुड़ी हुई रहेगी, और बेबी जो एम्ब्रियो बन रहा है उसके अंदर भी जुड़ी रहेगी। तो फिर क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सप्लाई होता है इस एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो जो भी बेस बनाता है वो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पहुँचा देता है इस जगह पे पहुंचा देता है प्लेसेंटा में। फिर प्लेसेंटा मदर की बॉडी के थ्रू उस वेस्ट को बाहर निकाल देता है, तो ये बात हो जाती है। ठीक है, इस तरह से नरिशमेंट मिल जाता है।
जिस जगह पे इस प्रोसेस को, इस एम्ब्रियो को यूट्रस की बात से जुड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। कॉन्स्टिटेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। इफ ए वुमेन इज यूजिंग ए कॉपर टी विल इट हेल्पफुल टू प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? नो नो नो। सिर्फ एक मेथड है जिसका नाम है मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर ऐसा मेथड है जो एसटीडीज को रोक सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को फैलने से रोक सकता है, क्योंकि इसमें बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट ही नहीं होने दिया जा रहा आपस में। क्यों? क्योंकि जैसे ये पेनिस, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो अंदर ही रह जाएगा, वो वजाइना के अंदर नहीं जाता। वजाइना के अंदर नहीं गया फ्लूइड तो क्या होगा कि बॉडी फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में नहीं आए तो एसटीडी ट्रांसफर होने का खतरा नहीं है। बाकी जितने भी मेथड मैंने बताए थे, जैसे कि केमिकल मेथड था, कॉपर टी था, सर्जिकल मेथड था, उन सब में एसटीडीज का खतरा बना रहता है। अच्छा, एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, इनमें से किस में एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो मैंने बताए थे, दो एग्जांपल दिए थे, ईस्ट एंड बताओ बताओ दूसरा कौन सा था? अरे भूल गए सर, हम तो भूल गए, तो ठीक है मैं भी नहीं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा, बता दो सर, चलो ठीक है। तो इन दोनों में अपने देखा था ये बर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बींग? ओवरी पार्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। ओवरी से क्या होता है? ओवरी में क्या होता है, यहाँ से एग्स बन के निकलते हैं। यूट्रस, यहाँ पे बेबी डेवलप होता है, उसको यूट्रस। वॉज डिफरेंस? नन नन ना, नरे बाबा ना, ये तो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। इससे क्या होता है? वॉज डिफरेंस के थ्रू ही स्पर्म निकल, यहाँ इसके थ्रू ट्रेवल करता है। लास्ट है फेलोपियन ट्यूब, ये किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बिल्कुल पार्ट है ये, क्योंकि इसी में होता है क्या, फेलोपियन टीम में क्या हो जाता है, फेलोपियन टीम में ही रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? एंथर कंटेंट, एंथर क्या है, एंथर क्या है, एंथर में क्या रखता है एंथर? एंथर में सेपल्स, सेपल्स वाला पार्ट है। ओव्यूल्स थी तो ये तो पार्ट ही नहीं है ना, प्लांट्स का पार्ट ही नहीं है ओव्यूल्स, तो ये तो ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन पे भी फीमेल बॉडी का पार्ट है। पिस्टिल, न न न न न। पोलन ग्रेन, बिल्कुल बिल्कुल, एंथर पोलन ग्रेन रखता है, और वही पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, मतलब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। व्हाट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेज है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में? नंबर एक एडवांटेज तो ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं। तो यदि आपस में फ्यूज होंगे बच्चों तो क्या होगा, ये देखो मेल गैमीट में के, मेल गैमीट से जब स्पर्म सेल बन रही होगी तो वहाँ पे भी कुछ डीएनए में वेरिएशन आ जाएगा, बिल्कुल फीमेल बॉडी में कुछ वेरिएशन आ जाएगा, और जो फ्यूज हो रहे होंगे तो लास्ट में भी कुछ वेरिएशन आ जाता है, मतलब इसमें वेरिएशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वेरिएशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के साथ जो कॉम्पैटिबिलिटी होगी बच्चे की बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वेरिएशन मैंने बताया ना हेल्पफुल भी होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ उस बेबी को एडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए मेल और फीमेल बॉडी जब कंबाइंड होंगी तो इस तरह के वेरिएशन यूजफुल हो जाते हैं। समझ में आ गया? आ गया ना? एडवांटेज क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, उनमें तो जनरली क्या हो रहा है, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ दो या दो पार्ट में टूटता है जब बाइनरी फिजन होता है, और बहुत सारे पार्ट्स में टूटता है जब मल्टीपल। तो इसमें क्या हो रहा है, डीएनए कॉपी कर रहा है ना, कॉपी कर रहा है, तो यदि बच्चों कॉपी होगा तो उसमें मतलब एकदम तो आइडेंटिकल नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने की चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब इनकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो बचेगी, इसके चांसेस कम होते हैं, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरेशन बच जाएगी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी वो एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा ही कॉम्पेटिबल होंगे। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनके पढ़ लेना क्या क्या है। और अदर फंक्शन परफॉर्म बाई टेस्टिज इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में टेस्टिज का क्या रोल है बच्चों? जो टेस्टिज दो काम करती है, एक तो टेस्टोस्टेरोन निकालती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वर्क होता है, ये क्या वर्क होता है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि एक तो जितने भी चेंज आते हैं प्यूबर्टी टाइम उनको परफॉर्म करता है, जैसे कि बियर्ड का आना, मेल में बियर्ड आना, ठीक है। नंबर दो क्या हो सकता है, बियर्ड के अलावा क्या क्या चेंज आते हैं? बॉडी हेयर डेवलप होते हैं, बॉडी हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्यूबिक एरिया पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जेनिटल के आसपास, और आर्मपिट में हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। वॉइस, वॉइस आवाज़ भारी हो जाती है, समझ में आ रहा है, आवाज़ भारी हो जाती है। और आवाज़ भारी हो गई, बॉडी हो जाती है मस्कुलर, है मस्कुलर, है पॉपुलर, तो मस्कुलर हो जाती है बॉडी, ये सारे चेंज आ जाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन दूसरा काम क्या करता है, मतलब ये टेस्टी दूसरा काम क्या करती हैं, ये बनाती हैं सीमन, जिसको बोलते हैं, बट इनिशियली इसको बोला जाता है स्पर्म।
स्पर्म बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, और इस पर टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये सारे चेंज आते हैं। स्पर्म वही होता है जिसमें होता है मेल गैमीट, और यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब रिप्रोडक्शन यही करता है आगे जाके। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? इसका रीजन सिंपल है, फेलोपियन ट्यूब से और ये ओवरी से एग निकला, वो फेलोपियन ट्यूब में आया, बट कोई भी मेल गैमीट वहाँ तक नहीं पहुँचा था, तो वो पहुँचेगा यूट्रस तक। यूट्रस ने अपने आप को रेडी कर लिया था कि उन्होंने सोचा कि अब मंथ में जो एक मतलब एग यहाँ से रिलीज होता है, तो जब यूट्रस के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि एग रिलीज हो चुका है, तो ये अपनी वॉल को थिक करना स्टार्ट, यानी कि थिक करना स्टार्ट कर देता है, और वॉल थिक हो गई। और वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी ब्लड वेसल से मिलकर ये वॉल बनी हुई है, ब्लड वेसल से मिलकर ये वॉल बनी, वॉल हो गई थिक। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे वो एग आया, तो क्या होगा कि अब यदि फर्टिलाइज हो गया तो आया नहीं है, तो ये वॉल क्या करती है? अपने आप को रप्चर कर लेती है। रप्चर, मैं अपने आप का खून कर दूंगी, तो ये अपने आप का खून कर देती है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल थी तो ब्लड फ्लो होता है, और बजाना के थ्रू ब्लड बाहर आता है, ब्लड प्लस म्यूकस सब्सटेंस आता है। और म्यूकस किसकी वजह से आ गया? क्योंकि एग भी तो रिलीज होगा यहाँ से, तो ये होगा। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कौन कौन से मेथड थे? मैंने बताए थे, मैकेनिकल वैरियर, मैकेनिकल वैरियर। इसमें क्या यूज़ करते हैं? कंडम। नंबर 2 मेथड था केमिकल मेथड, इसमें केमिकल पिल्स यूज करी जाती हैं, पिल्स खाई जाती हैं। नंबर 3 जो था बच्चों अपना कॉपर्टी मेथड, कॉपर्टी। नंबर 4 जो हो जाएगा सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे, सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे, तो सर्जिकल मेथड हो जाएगा, समझिए। हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, जो यूनिसेलुलर में जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है, मैं यही बता रहा हूँ, वो होता है बच्चों, मतलब इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक पेरेंट होगा और इसी से डॉटर सेल बन जाएगी। जबकि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2, इसमें ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड होगा, वन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होगा, जबकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ रिक्वायर्ड होंगे, फीमेल एंड मेल बोथ रिक्वायर्ड। थर्ड डिफरेंस क्या होगा? इसमें रिप्रोडक्शन के लिए कोई स्पेशल सेल इन्वॉल्व नहीं होगी, नो स्पेशल सेल इन्वॉल्व, जबकि यहाँ पे स्पेशल सेल होती हैं, एक मेल से आती है, एक फीमेल से आती है, स्पेशल सेल रिक्वायर्ड। तो स्पर्म बोला जाता है मेल में, और फीमेल बोला जाता है एग्स या ओवरी से जो निकलती हैं, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, क्या होगा? इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती रिप्रोडक्शन के लिए, नो स्पेशल ऑर्गन्स रिक्वायर्ड, नो स्पेशल ऑर्गन्स रिक्वायर्ड, मतलब पेरेंट्स की बॉडी सिर्फ पार्ट्स में टूटती है और नया ऑर्गन बना लेती है, जबकि यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन रिक्वायरमेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, स्पेशल ऑर्गन रिक्वायर्ड, जैसे कि पूरे मेल और फीमेल ऑर्गन बताए थे ना मैंने, और फ्लावर के लिए भी ऑर्गन बताए थे, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया? हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज? अच्छा, रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करता है पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए? तो ऐसे हेल्प करता है कि देखो, एक टाइम के बाद जो भी इस दुनिया में, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उसका जाना सुनिश्चित है, उसका जाना सुनिश्चित है बच्चों, मतलब जो आया है वो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो चले गया। बट यदि वो रिप्रोडक्शन करके नहीं गया तो क्या हो जाएगा कि वो खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं करती तो। बट होता क्या है कि जब चले जाते हैं तो पहले से ही ऑलरेडी रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाते हुए जाते हैं। तो यदि ऐसा करेंगे तो जितनी ज़्यादा जितनी डेथ रेट होगी उतनी बर्थ रेट है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट का यदि एकदम बैलेंस चलता रहेगा तो ये सृष्टि में जीव मतलब बने रहेंगे। इसलिए व्हाट कुड बी द रीजन फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने के पीछे क्या रोल है, मतलब क्या यूज है उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अडॉप्ट करने का? नंबर 1 तो इसका जो होगा वो ये होगा कि बर्थ रेट को कंट्रोल करना, बर्थ रेट को, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। नंबर 2, बर्थ रेट के बाद क्या हो जाएगा? दूसरा यह कि फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी से बचने के लिए। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी का मतलब समझते हो आप कि जल्दी, जैसे एक बार कोई लड़की का शरीर में मतलब लड़की माँ बनी हुई है, प्रेग्नेंट हुई, फिर उसकी तुरंत ही वापस प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी बॉडी में कुछ दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि तुरंत ऐसे करके, तो उस टाइम के पीरियड में तो कुछ गैप देने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया जा सकता है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी बचने के लिए। नंबर 3, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचने के लिए भी सेफ्टी का यूज़ किया जा सकता है। माँ ये तो बच्चों, ये तो 12 बज गए इसके चैप्टर के, खत्म हो गया, क्लास हो गया बच्चों, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए मेरे दरवाजे सदा आपके लिए खुले हुए, मतलब जो चाहो डाउट जो पूछना पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से चैप्टर को करते हैं क्लोज।